Hello everyone, this is Shaurya Agrawal. Welcome back to Commerce Walon Ki Show. So we are going to continue with our part 3 issue of shares. Let us see what we are going to study today. We are going to study with these 4 topics. Let us see. Treatment of calls in advance, जो कि पहले आपका रह गया था, मैंने calls in arrears करवाया था. और preparation of cash book and cash account. Treatment of interest on calls in arrears and treatment of interest on calls in advance. इन दोनों का ट्रीटमेंट सिखाने आ रहा हूँ, प्रिपरेशन सिखाने आ रहा हूँ कैश बुक और कैश अकाउंट की, और कॉल्स इन एडवांस से हम कैसे डील करते हैं ये सिखाने वाला हूँ. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस के साथ देखते हैं कॉल्स इन एडवांस होता क्या है. देखते हैं कॉल्स इन एडवांस होता क्या है. कॉल्स इन एडवांस एक टाइप का एडवांस पेमेंट होता है शेयर होल्डर्स की तरफ से कंपनी को. इसमें शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कंपनी को एडवांस में ही कॉल का पैसा पे कर देते हैं. जैसे अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट में ही शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी दे दिया और सेकेंड कॉल का भी. आपको कॉल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, उससे बताता हूँ. कॉल स्ट्रक्चर था हमारा 2-2-1-4. 2-2-1-5. ये हमारा 10 रुपए का कॉल स्ट्रक्चर हो गया कंपनी की कॉल. पहला था एप्लीकेशन पे हमारा एप्लीकेशन, फिर दूसरा हमारा अलॉटमेंट, फिर ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल, ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल. तो कुछ शेयर टोटल हमारे कंपनी के पास शेयर थे 10,000 शेयर्स. 10,000 शेयर्स थे कंपनी के पास. उसमें से 2 रुपए एप्लीकेशन पे थे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे थे, 1 रुपया फर्स्ट कॉल पे था और 5 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे थे. और कंपनी जब कॉल करेगी तो कॉल में कैसे क्या होगा, अगर कॉल से ना एडवांस में होता है ट्रीटमेंट, उसका हम देखें ट्रीटमेंट कैसे किया जाए. 2,000 शेयर थे, एक पर्सन था ए, उसने जो है 2,000 शेयर्स के पैसे, 2,000 शेयर्स थे उसके पास, उसने क्या किया, एप्लीकेशन पे हो गई उसकी, ठीक है. फिर जब अलॉटमेंट की बारी आई तो उसमें अलॉटमेंट के साथ में उसने पूरा टोटल पैसा दे दिया. मीन्स 2-1-5 कितना उसने पैसा दे दिया, 215. इट मीन्स 1 रुपीज उसने दे दिए. 1 रुपीज उसने कितने शेयर्स पे दिए, 2,000 शेयर्स पे. तो जब भी हम इसकी एंट्री करेंगे तो इसकी एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले इसकी हम डायरेक्टली ड्यू एंट्री हमारी नॉर्मल होगी, ड्यू एंट्री आप कर दीजिए. फिर उसके बाद जब रिसीविंग एंट्री आएगी तो रिसीविंग एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, to share allotment account, to calls in advance account. ठीक है, तो ये एंट्री आपकी होगी. इस एंट्री आपकी सेम होगी जैसे अलॉटमेंट की रिसीविंग एंट्री होती थी, बस उसमें 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जुड़ जाएगा. तो उसने कितने रुपए एडवांस में दिए, उसने अलॉटमेंट तो चल ही रहा था, अलॉटमेंट तो मांगा ही था कंपनी ने, लेकिन उसने 1 और 5 रुपए उसने एक्स्ट्रा तो दे दिए. तो जो 1 और 5 रुपए उसने एक्स्ट्रा दे दिए हैं तो वो हमें कैसे करना है, क्या उसका ट्रीटमेंट है. सबसे पहले उसकी ड्यू एंट्री आप कर दीजिए. ड्यू एंट्री में पर अमाउंट मत लिखिए, अमाउंट हम अभी बाद में आपको भरना सिखाएंगे. अमाउंट कैसे, उसको उसके पास 2000 शेयर थे, अलॉटमेंट कितने की थी, 2 रुपए की.
तो मैंने आपको बताया है कि जो शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट है वो इसके सामने लिखा जाएगा, क्योंकि 2 ही रुपए तो अलॉटमेंट में थे, तो जितने रुपए हैं वो उसी का ही अकाउंट में लिखे जाएंगे। तो 2 रुपए इंटू 2000 शेयर्स कितना हुआ? 4000। 4000 हो गया, ठीक है। फिर अब कॉल्स ने एडवांस, उन्हें पैसा एडवांस भी दिया ने, 1 + 5 6 रुपए उन्हें एडवांस दिए, तो 6 इंटू 2000 कितना हुआ? 6 इंटू 2000 इज इक्वल टू 12,000। ठीक है। और उन्हें टोटल पैसा कितना दिया? 8 रुपए दिए। 8 इंटू 2000 कितना हुआ? 16,000। और टोटल हमारे लिए कितना है? 12,000 + 4,000 इज इक्वल टू 16,000। तो 16,000 यहाँ आ गया। ये हमने आपको नॉर्मली इसकी रिसीविंग एंट्री बताई कि अगर आदमी पैसा दे रहा है तो उसको हम कैसे शो करेंगे। अब ये तो हमने इसको कॉल से एडवांस में डाल दिया, क्योंकि अभी ना कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी ना फाइनल कॉल मांगी, कुछ नहीं मांगा, ठीक। तो हमने इसको कॉल से एडवांस में डाल दिया और अब हम इस पे इसी पे ही इंटरेस्ट देंगे। और मान लीजिए इनके बीच में ये 1 महीने का गैप था, 1 महीने का फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट में गैप था, तो कंपनी इंटरेस्ट भी देगी। तो वो इंटरेस्ट का मैं आपको वो बाद में भी ट्रीटमेंट समझाऊंगा अभी इसी वीडियो में। तब तक के लिए ये आपका कॉल से एडवांस की ट्रीटमेंट हुआ जब आपको कंपनी ने कंपनी को आपने पैसा दिया है एक्स्ट्रा, तो ऐसे कंपनी अपनी बुक्स में दिखाएगी, ठीक है। फिर अब वो पैसा में एडजस्ट, मान लीजिए फर्स्ट कॉल किया कंपनी ने, पूरे 10,000 शेयर्स पे कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया, तो हम उसे कैसे दिखाएंगे? फर्स्ट कॉल का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? फर्स्ट कॉल उसने की कंपनी ने, ड्यू एंट्री आप कर दीजिए नॉर्मल, जो इसकी ये वाली एंट्री होगी, रिसीविंग एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की रिसीविंग एंट्री में यही अकाउंट, कॉल से एडवांस अकाउंट, जितने रुपए से क्रेडिट था उतने में से, उतने से नहीं करेंगे आप। सबसे पहली बात तो जितने से क्रेडिट हुआ था। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 + 1 दोनों अमाउंट जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ हमें अभी तो सिर्फ एडजस्ट 1 ही रुपीस करना है, तो 1 रुपीस को हम एडजस्ट कैसे करेंगे? इसे आप डेबिट कर दीजिए कॉल से एडवांस को, जिस भी इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट कॉल अगर मिल रही है तो फर्स्ट कॉल में डेबिट कर दीजिए रिसीविंग एंट्री में। और कितना अमाउंट है? 1 इंटू 2000 से कर दीजिए, क्योंकि जो 10,000 है आपका, वो 10,000 आपका इसका है सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, ना कि आपका इसका है। तो पहले इससे इसका आपको कर दीजिए डेबिट, क्योंकि आपने ये मांगी है, ठीक है। फिर अब ये आपका हमने कॉल से एडवांस का ट्रीटमेंट बताया। कॉल से एडवांस का ट्रीटमेंट कैसे होगा? अब हमें देखना है आगे के ट्रीटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक एंड कैश अकाउंट। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक एंड कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैश बुक होता है और कैश अकाउंट डिफरेंट क्या होता है उनमें, क्यों हम दोनों में एक ही जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए, जो कैश बुक होता है उसमें हमारे सारे बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आते हैं, जितने भी जनरल में बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं। व्हाट डज मीन्स बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन? बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन मतलब जर्नल की जो एंट्रीज हैं उनमें जब भी बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो, जब मतलब जिस भी एंट्री में बैंक आया होगा बैंक अकाउंट, वो ट्रांजैक्शंस हमारे कैश बुक में आते हैं, फिर वो जर्नल में नहीं जाते हैं। मान लीजिए जो हमारी शेयर की रिसीविंग एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो वो बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा पोस्टिंग लेजर से जर्नल से कैश बुक में, तो कैसे करते हैं? तो बैंक अकाउंट डेबिट है तो इट मीन्स वो डेबिट है। जब भी आप डेबिट होता है बैंक या बैंक अगर डेबिट है तो हम हमेशा सीधे डेबिट साइड पे आ जाते हैं। डेबिट साइड पकड़ ली हमने, फिर उसके बाद जो उसका अपोनेंट होता है, मतलब जो क्रेडिट में होता है, हम क्रेडिट को डेबिट साइड में लिख देते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो हम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख देते हैं। पर तो हम कैश बुक में इसको हम कैसे करते हैं?
कैश बुक और कैश अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है? जो भी ट्रांजेक्शन कैश बुक में होगा, कैश बुक में सारे जनरल रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो भी बैंक रिलेटेड होगा वो आएगा, वो फिर जनरल में नहीं जाएगा। मतलब ये रिसीविंग एंट्री जनरल में नहीं होगी, जनरल में सिर्फ ड्यू एंट्री होगी, रिसीविंग एंट्री नहीं होगी। रिसीविंग एंट्री सिर्फ कैश बुक में होगी जब कैश बुक बनाने को कहेगा। मतलब जितने भी बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन अगर कैश बुक बोला है उन्होंने तो वो सारे इसमें चले जाएंगे, जनरल में फिर नहीं आएंगे, उनकी एंट्री नहीं होगी, सिर्फ ड्यू एंट्री होंगी, रिसीविंग एंट्री फिर इसमें आ जाएंगी। जो कॉल्स इन एडवांस है वो भी फिर इसमें दिखाएंगे, कॉल्स इन एरियर भी इसमें दिखाएंगे, हर चीज इसमें दिखाएंगे। समझे? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन है कुछ भी हो वो सब कैश बुक में जाएगा, फिर जर्नल में उसका नामो निशान मतलब कुछ होगा ही नहीं जनरल में, वो कैश बुक, क्योंकि कैश बुक भी एक टाइप का आपका जर्नल होता है। अब कैश अकाउंट बनाना, कैश अकाउंट बनाने में हमारा कैश अकाउंट में बैंक रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन तो आएंगे, बट हमारा इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा जनरल पे। रिसीविंग एंट्री होगी बैंक की, लेकिन उसमें जो है जर्नल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ लेजर में ही वो चले जाए, लेजर में सीधे पोस्टिंग हो जाएगी और कुछ मतलब नहीं होगा। मतलब कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट बनाया हमने, तो जो एंट्री होगी वो सीधे हमारी उसमें इसमें पोस्टिंग हो जाएगी, पर जनरल में इससे हमें कोई मतलब नहीं। जनरल में भी दिखाएंगे हम इसको, जनरल में जैसे ट्रीटमेंट होता था वैसे करेंगे, लेकिन हम इसमें बस दिखा देंगे, इसमें दिखाना होगा कैश अकाउंट में और कुछ नहीं करना होगा। लेकिन जब कैश बुक बनेगी, कैश बुक में ये ट्रांजेक्शन आ गया तो उसके बाद वो जर्नल में नहीं आएगा, लेकिन कैश अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी आएगा प्लस जर्नल में भी आएगा। तो कैश बुक और कैश अकाउंट में ये डिफरेंस होता है। वो क्वेश्चन आएगा, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा आगे, तब आपको समझाऊंगा। अभी तो मैंने इतना ऊपर की नॉलेज दे दी है, बस इतना ही है, काफी है टॉपिक समझने के लिए। तो चलिए फिर अब देखते हैं अपना नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ कॉल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स। सो इंटरेस्ट हम कॉल्स एंड एरियर्स पे लेते क्यों हैं? क्योंकि कंपनी लेती है इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स एंड एरियर्स पे। कॉल्स एंड एरियर्स होता क्या है? किसी ने आपका पैसा मार लिया तो उसे कॉल्स एंड एरियर्स कहते हैं। तो जब किसी ने आपका पैसा मारा, पैसा देने में लेट कर रहा है, तो उस पर आप चाहेंगे कि हमें पैसा नहीं दे रहे हो, आप टाइमली हो, तो हमें उस पर कुछ रिटर्न भी मिले, रिवॉर्ड मिले, क्योंकि हमारा पैसा आपके पास है कुछ दिनों तक का। तो उस पर कंपनी इंटरेस्ट मांगती है शेयर होल्डर्स से। तो सबसे पहले हम उसकी एंट्री क्या करते हैं? सैलरी मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट। ठीक है, ये आपकी पहली एंट्री होगी। पहली एंट्री में हम अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट की ही प्रॉब्लम होती है मेन। अमाउंट निकलता कैसे? अमाउंट के लिए मैंने आपको एक वर्किंग नोट दे रखा है फॉर्मूला। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कॉल्स एंड एरियर्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12। टाइम ये क्या होता है? ये टाइम मतलब टाइम हम कैसे निकालते हैं? टाइम क्या होता है? जो गैप होता है, व्हाट डज मीन गैप? जो आपके कॉल्स के बीच में का गैप होता है उसका डिफरेंस लेते हैं टाइम में। जो आपका गैप होता है कॉल्स के बीच में उसे हम लेते हैं टाइम में। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन ड्यू डेट एंड डेट ऑफ पेमेंट। मतलब जब आपको पैसा देना था और जब पैसा दिया और उसके बीच का डिफरेंस, टाइम ऑफ ड्यू डेट, डिफरेंस बिटवीन ड्यू डेट एंड पेमेंट डेट। बस इतना समझ लीजिए, टाइम सीधी सी बात में ये होता है। रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर क्वेश्चन में रेट आपको नहीं दे रखा है तो स्टैंडर्ड रेट होता है 10%। 10% आप यहाँ लगा देंगे। फिर कॉल्स एंड एरियर्स का अमाउंट आपको क्वेश्चन में आप जब करोगे आप अपने आप निकाल दोगे, तो कॉल्स एंड एरियर्स का अमाउंट यहाँ रखेंगे, सीधे से आपका इंटरेस्ट आ जाएगा और इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी मेंबर्स अकाउंट। जितना आपने सैलरी मेंबर्स के सामने अमाउंट लिखा है वही अमाउंट यहाँ लिख देंगे और फिर इससे बैलेंस कर देंगे एंट्री। मतलब 18 रुपये आया तो 18 इसमें लिख देंगे, 18 इसमें आया तो 18 इसमें लिख देंगे। और
फिर तीसरी ट्रांसफर करने होती है स्टेटमेंट ऑफ P&L में इंटरेस्ट को, क्योंकि ये इंटरेस्ट आता है तो इसे कहीं डालना भी जरूरी, तो हम इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियस अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्टेटमेंट होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए कभी इसके सामने अकाउंट नहीं लिखते हैं और पूरा हमेशा लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये हो गई। यहाँ पे भी सेम अमाउंट आएगा, यहाँ पे भी, ये पूरी सेम अमाउंट में आती है। ये हो गई आपकी ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स एंड एरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स। ठीक है, आप ये वर्किंग नोट हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको अमाउंट निकालनी है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स की, तो हमेशा ये वर्किंग नोट ही काम आएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस। चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस की ज़रूरत क्या होती है। जब भी कोई आदमी हमें पैसा पहले दे देता है कॉल्स पे, अलॉटमेंट पे मान लीजिए उसने हमें उसका दे दिया फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का, दोनों साथ में दे दी। जब भी हमें पैसा दे देता है तो वो कॉल्स एंड एडवांस कहलाता है। तो कॉल्स एंड एडवांस जब कहलाता है तो उस पर एक टाइप का हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, लोन होता है, क्योंकि जब तक हमने मांगे नहीं पैसे, उन्होंने हमें पहले ही दे दी, तो इन रिटर्न उनको हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसलिए हम ये एंट्रीज करते हैं। देखते हैं आप एंट्रीज होती है। सबसे पहले एंट्री होती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू सैलरी मेंबर्स अकाउंट। ये हमारी पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस की। अब इसका अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैंने वर्किंग नोट दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कॉल्स एंड एडवांस। जितना आपने कॉल्स एंड एडवांस का अमाउंट था उसको रेट अपॉन 100 इंटू टाइम डिवाइड बाय 12। टाइम पीरियड जो आपका गैप होता है उसने जितने दिन पहले दे दिए उस हिसाब से टाइम, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में 1 महीने का गैप है तो 1 महीना टाइम पीरियड आ जाएगा, क्योंकि 1 महीने का गैप है। वो जितने महीने का गैप होगा उसकी कॉल होने में और कॉल के जिसमें दिया है उसने पैसा अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट कॉल में अगर 1 महीने का तो 1 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, 2 महीने का 2 महीने निकलेगा, और रिस्पेक्टिवली जितने का उसने पैसा दिया उतने पे निकलेगा। अब ये हमने कॉल्स एंड एडवांस की पहली एंट्री देखी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस। दूसरी एंट्री होती है हमारी सैलरी मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो अमाउंट यहाँ आएगा वो अमाउंट यहाँ आएगा, दोनों एंट्री सेम रहेंगी। फिर हमारी तीसरी होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट। इसमें कुछ नहीं है, बस ये एंट्रीज हैं, अमाउंट्स आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे, बस ये ऐसे ही होगा, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ स्टेटमेंट ऑफ P&L हमेशा पूरा लिखते हैं, इसके आगे कभी अकाउंट नहीं लिखते हैं, तो हमेशा इसके आगे कभी भी अकाउंट मत लिखिए, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट है। जब आपको मैं कंपनी की बैलेंस शीट करवाना सिखाऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये कंपनी कभी भी अकाउंट नहीं बनाती। जो हम लोग P&L अकाउंट बनाते थे ट्रेडिंग में और पार्टनरशिप में, हर जगह जहाँ पे भी हम लोग P&L बनाते हैं, कंपनी कभी P&L अकाउंट नहीं बनाती है, वो हमेशा स्टेटमेंट बनाती है। कभी भी कंपनी P&L अकाउंट नहीं बनाती, इसलिए वही इनका ये जो P&L है ये हमारे लिए P&L अकाउंट होता है सोल ट्रेडर्स के लिए, और कंपनी के लिए स्टेटमेंट होता है, तो इसीलिए हमेशा हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स एंड एडवांस। ठीक है, so thanks for watching my video. Please like, comment, share and subscribe Commerce Wallow Ki Zone, and don't forget to press the bell icon for daily updates. Part 4 will be coming so soon. Thank you. Shaurya Agrawal signing off.